गरियाबंद जिले में बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और अपने आक्रोश के प्रतीक के रूप में बढ़े हुए बिजली बिल जला दिए। युवा कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर कड़ा निशाना साधते हुए कहा कि यदि जनता के हित में तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। बिजली का दाम कम करो। गरियाबंद जिले में क्वा नवरात्र की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। जिले के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा और आस्था से सराबोर भक्त नवरात्र पर्व को बड़े धूमधाम और भक्तिभाव से मना रहे हैं। जिले के पहाड़ी इलाकों में स्थित मां जतमई घटा रानी और झरझरा माता के मंदिरों में प्रदेश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वर्ष जतमई माता मंदिर में 451 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं घटा रानी मंदिर में 351 ज्योतिष कलश और झरझरा माता मंदिर में 750 कलशों के साथ माता का विशेष श्रृंगार और पूजा की जा रही है। आज क्वा नवरात्र की अष्टमी तिथि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंचे। मंदिर समिति के अनुसार अष्टमी पर श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है, इसलिए सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जगह है, अच्छा लग रहा है। माता का मंदिर बहुत अच्छा है, पानी यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है। वाटरफॉल हम देखने हैं, बहुत मोबाइल से ढूंढ कर आए हैं देखने। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। पूरा फैमिली का है? पूरा फैमिली आए हैं। दोबारा और आना चाहेंगे? आएंगे, सबको लेके आएंगे फैमिली। यहाँ अभी कुमार नवरात्र में माँ जतमई धाम में लगभग 451 ज्योति प्रज्वलित हो रहा है और यहाँ प्रकृति के से घिरा हुआ है। प्रकृति से यहाँ झरना चलता है, कम से कम 8 महीने यहाँ झरना रहता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालुगण भी यहाँ जतमई धाम देखने आते हैं, घूमने आते हैं। और यहाँ शासन के द्वारा भी पुलिस बल दिया जाता है श्रद्धालुओं की देखरेख के लिए। और यहाँ भंडारा का भी आयोजन होता है जिसमें श्रद्धालुगण प्रसाद के रूप में भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में। और भीड़ भाड़ तो लगा रहता है यहाँ पर। यहाँ का व्यवस्था भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ देखा जाए तो अभी 7 ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ चला रहे हैं, 7 सरपंच के थ्रू यहाँ का संचालन हम, जिसमें अपन मडेली ग्राम पंचायत से और पिपरछड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच है, घाटबरी ग्राम पंचायत से सरपंच है, इधर गाड़ा घाट से सरपंच है, कुरुद से सरपंच है और रजनकटा से सरपंच है। कुल मिलाकर 7 सरपंच यहाँ का देखभाल या समिति का निर्वहन कर रहे हैं। अभी में हमारे घटा रानी मंदिर समिति की ओर से 9 दिन के भोजन भंडारा और यहाँ समिति में 351 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रहे हैं। और यहाँ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था है, शासन प्रशासन की ओर से और समिति की ओर से भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को केरल भाजपा के एक प्रवक्ता ने गोली मारने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस आज सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराएगी। बैज ने राज्य में अवैध शराब कारोबार और सरकार के संरक्षण का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि नकली होलोग्राम और पड़ोसी राज्यों से शराब लाकर प्रदेश में बेची जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के सभी बिजली दफ्तरों में तालाबंदी आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने पुराने घोटालों जैसे निशक्त जनों के नाम पर एनजीओ में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की जांच में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और मंत्री रेणुका सिंह को शामिल करने की मांग दोहराई। जिस तरह से कल हमारे लोकसभा के नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को केरल भाजपा के एक प्रवक्ता ने सीने में गोली मारने की धमकी दी है, ये बेहद ही गंभीर और चिंतनीय है। इससे ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक फासीवादी चरित्र की पार्टी है। जो उसका विरोध करे वो उसको जान से मारने की धमकी देना या उसको मिटाना चाहती है। आज से 77 साल पहले भी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आरएसएस के एक गुर्गे ने, नाथूराम गोडसे ने सीने में गोली मारी थी। और आज उसी नाथूराम गोडसे रूपी
केरल के भाजपा के प्रवक्ता महादेवा ने फिर से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को सीने में गोली मारने की धमकी दी है। मैं समझता हूं कि इस धमकी के बाद ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई बयान आया, ना ही उस बयान का कोई किसी ने विरोध किया, ना ही उस बयान पे किसी ने आपत्ति दर्ज की, और ना ही उस भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता को किसी प्रकार की कार्रवाई की। मतलब इसका मतलब उस बयान का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और वो चाहती है कि देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं का कोई विरोध न करे और वो एक हिटलर शाही वो चलाते रहे। लेकिन इस बयान का ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने गंभीरता से लिया है और लगातार जिस तरह से धमकी आ रही है उससे कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर कभी भी इस तरह के हमला हो सकते हैं। अगर हमला हुआ तो इसके लिए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। और साथ ही इसके खिलाफ में आज हम लोग पूरे प्रदेश में, प्रदेश के जिला मुख्यालयों में के थानों में आज एफआईआर दर्ज कराएंगे उस भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ में जो इस तरह की बयानें दी है, ताकि उसके ऊपर कार्रवाई, एफआईआर दर्ज और कार्रवाई हो। इससे साफ होगा कि भारतीय जनता पार्टी उसे कार्रवाई करती है या उसे बचाती है। इसलिए आज पूरे प्रदेश के थानों में उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया जाएगा। साथ ही जिस तरह से पूरे प्रदेश में अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से अवैध शराब की काली कमाई जोरों पे चल रहा है। आप देखेंगे राजनांदगांव में महतारी एक्सप्रेस से शराब की पेटी सप्लाई की जा रही है, बाकायदा शराब सप्लाई किया जा रहा है। आप देखेंगे कल मुंगेली के एक स्कूल में शराब का एक डंप यार्ड बना दिया गया है। मतलब कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में नकली ओलोग्राम और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की नकली शराब, उड़ीसा झारखंड की नकली शराब छत्तीसगढ़ में बेचा जा रहा है। ये बिना सरकार के, बिना संरक्षण के संभव नहीं है। कहीं ना कहीं इस नकली शराब को बेचने के लिए, अवैध शराब बिक्री के लिए कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में पूरा खेल चल रहा है। और उसी का नतीजा है आज कि कहीं स्कूलों में, कहीं तो महतारी एक्सप्रेस से पूरी दारू की सप्लाई की जा रही है और छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने शराब का गढ़ बना दिया है। उसी तरह पूरे प्रदेश में बिजली के बिल बढ़ने से, महंगी बिजली होने से प्रदेश की आम जनता परेशान है। कल मैं डोंगरगढ़ माई बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे थे। रास्ते में हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किए। उनको पता चला कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आ रहे हैं, तो आसपास के हमारे कुछ माताएं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो आके मुझसे संवाद कर रहे थे कि हमारा घर का बिजली बिल बढ़ गया है। मैंने पूछा उनसे, पहले कितना आता था? 2 महीना पहले 200 रुपए आता था और आज 700 से 800 रुपए आ रहा है।
मतलब 2 से 3 गुना बढ़ गया। इस महंगी बिजली से परेशान है और वो चाह रहे हैं, और उनका कहना भी है कि एक तरफ महतारी बंधन दे रहे हैं और दूसरी तरफ महंगी बिजली से हमारे पैसा वसूल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको सस्ती बिजली चाहिए, इसके लिए लड़िए हमारे लिए। पूरे प्रदेश में जनता हालाकान है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आगामी जश्न दशहरा के बाद 3 और 4 अक्टूबर को प्रदेश के तमाम या छोटे या बड़े बिजली ऑफिसों का घेराव किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि बढ़ी हुई बिजली दर कोई सरकार वापस ले। और स्मार्ट मीटर लगाकर जिस तरह से लूटा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आम जनता इससे परेशान हो चुकी है और बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रही है 3 और 4 अक्टूबर को। बिजली दफ्तरों पर, छोटे बड़े बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन हम लोग किएंगे और तालाबंदी भी करेंगे। इस तरह से पिछले दिनों प्रदेश में एक बड़ा सुर्खियां बटोर रही है कि निःशक्त जन के घोटाले लगभग 1000 करोड़। ये पिछले 15 साल की रमन सरकार की समय का ही घोटाला है और एक एनजीओ बनाकर सुनियोजित ढंग से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया जा रहा था और इसमें सिर्फ अधिकारी को ही लपेटा जा रहा है। मैं समझता हूं कि बिना सरकार के संरक्षण के संभव नहीं है, इसलिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनकी भी जांच करनी चाहिए। उस समय के तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्री, उनको भी जांच के दायरे में लाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है और वैसे भी 15 साल घोटालों का पूरा पुलिंदा बन चुका था और कहीं ना कहीं सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए सिर्फ अधिकारियों को पर थोपने का काम कर रही है। इसलिए सरकार के नुमाइंदों को भी, पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन महिला बाल विकास मंत्रियों को भी जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री व्यवस्था को डिजिटल और आसान बनाने के लिए 10 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोले जा रहे हैं। नवा रायपुर में पहला स्मार्ट पंजीयन सेंटर आज उद्घाटित किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि नए सेंटर में फ्री वाईफाई, बेहतर बैठने की सुविधा और तेज सेवाएं उपलब्ध होंगी। पंजीयन प्रक्रिया डिजिटल होंगी और 15-20 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि शुल्क सामान्य कार्यालय के समान रहेगा। पहले रजिस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स करते हुए 10 बड़ी क्रांतियों का आगाज किया गया था। अगले चरण में एक नया प्रयोग जो कि पूरे देश में एक अनूठी पहल के रूप में सामने आ रहा है और भारत सरकार ने जिस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी इस मॉडल को लागू करने की वकालत की है, उसमें स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर के हम आ रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इस परिसर का, नवा रायपुर में पहले परिसर का उद्घाटन किया जा रहा है स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का। और इसके तहत 10 अभी प्रदेश में अलग अलग जगहों पे इसे स्थापित किया जा रहा है। आने वाले समय में और इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। जैसे पहले पासपोर्ट ऑफिस होता था, पहले पासपोर्ट कार्यालय जाने पड़ते थे, घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहाँ छोटे छोटे एरिया में रहता था, बैठने की अच्छी सुविधा नहीं रहती थी, अच्छा टॉयलेट, अच्छे ड्रिंकिंग वाटर, इन सब की सुविधा नहीं रहती थी। अब अच्छे वाईफाई सुविधा, अच्छे टॉयलेट, डिस्प्ले बोर्ड, क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और अलर्ट सिस्टम, अलार्म सिस्टम, अच्छा अपॉइंटमेंट सिस्टम, ये सब पीपीपी मॉडल पे स्टार्ट होने जा रहा है और इसका पहला सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने जा रहा है। रायपुर में भी अनेक स्थानों पर इस तरह के मॉडल आने वाले समय में डेवलप किए जाएंगे और प्रदेश के अन्य हिस्सों में, सुदूर हमारे सरगुजा अंचल के कुनकुरी से लेकर के रायगढ़ से लेकर बिलासपुर से लेकर दुर्ग तक के अलग अलग जगहों पर 10 स्थानों पर पहले इसको चालू किया जा रहा है और आने वाले समय में इसकी संख्या में और बढ़ोतरी की जाएगी। यह एक बहुत ही अच्छे मॉडल के रूप में उभर रहा है और भारत सरकार
इस मॉडल का अध्ययन करके अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर रही है कि इस मॉडल को एडॉप्ट किया जाए। इससे राजधानी रायपुर के मुआ पंडरी थाना क्षेत्र स्थित सड्डू शीतला तालाब में सुबह पानी में तैरते हुए एक अज्ञात युवक की लाश मिली। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को तालाब में से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जांच जारी है।